नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हिंदी मुक्स परियोजना के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य के लिए स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की पृष्ठभूमि पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के दौरान पिछले वीडियो में हमने स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य में हुए परिवर्तनों के अंतर्गत देश विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिकता से संबंधित कथा साहित्य का परिचय प्राप्त किया। दूसरी चीज यह थी कि स्वतंत्रता के बाद भी कुछ लेखक जो अपने गांव को या गांव की चीज़ों को अपने लेखन के केंद्र में बना रहे थे, उनका जो गांव था वह प्रेमचंद के गांव से अलग था, क्योंकि अब इन गांवों से अंग्रेज और अंग्रेज के करिंदे जा चुके थे। फिर भी ये जो गांव था अशिक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता ने पूरे देश के भीतर एक नए उत्साह को जन्म दिया। पंचवर्षीय योजनाएं, बड़ी बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं और बड़े बड़े कारखानों के निर्माण से लोगों के भीतर एक राष्ट्र निर्माण की आशा जन्म हुई। नेहरू के समाजवादी जो मॉडल थे उसने लोगों को आकर्षित किया। अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, कॉलेजों की स्थापना हुई। भ्रष्टाचार के बावजूद जो सड़क है, पुल है, परिवहन है, ये जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका विकास हुआ। अनेक विभागों का निर्माण हुआ। देश में थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन जनता के भीतर या कहें कि जनता के हिस्से में एक संदेश गया कि जो वर्षों से अवरुद्ध विकास का मार्ग था वह अब मार्ग खुल चुका है। समाज का मध्य वर्ग इन योजनाओं से सबसे अधिक प्रभावित हुआ। परंतु कुछ ही समय बाद लोगों के भीतर भ्रष्टाचार, सरकारी लाल फीताशाही, बेरोजगारी, ये जो समस्याएं थीं, इनके कारण मोह भंग भी शुरू हो गया। इस उत्साह और उसके बाद पैदा हुआ जो मोह भंग है उसका प्रभाव कथा साहित्य पर भी पड़ा। मद्रोस ने इस परिघटना के बारे में लिखा है। यह उन लोगों की पीढ़ी थी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के बाद अपना होश संभाला था और व्यस्त हुए थे। वे समता और नवनिर्माण के आदर्शों के ध्वंस को साक्षी बनकर देखने वाले लोग थे और स्वाधीनता के आरंभिक कुछ वर्षों के बाद शुरू हुए व्यापक मोहभंग के शिकार थे। समाज, साहित्य, राजनीति और परिवार सब कहीं ऐसा बहुत कुछ था जो उनमें तीखा असंतोष जगाता था। इस असंतोष की तीव्रता और उसके विरुद्ध कुछ करने का उत्साह कहानी में एक नए सृजनात्मक विस्फोट का संकेत बनकर सामने आया। इस दौर का कथा साहित्य मध्यवर्गीय जीवन के या कहें कि मध्यवर्गीय जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। शिक्षा, रोजगार और जीविकोपार्जन के लिए किया जाने वाला जो संघर्ष है उससे उत्पन्न जो हताशा है इस दौर के कथा साहित्य का मुख्य विषय है। अमरकांत, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, इनकी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना जो है वह पूरी संवेदना के साथ प्रकट हुई है। बढ़ते भ्रष्टाचार को भी कथा साहित्य में व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हरिशंकर परसाई ने कथा साहित्य में कहें कि व्यंग्यात्मक कहानियों का लेखन किया। इस दृष्टिकोण से उनकी कहानी भोलाराम का जीव भी उल्लेखनीय है। शरद जोशी ने भी तत्कालीन समाज में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको अपनी कहानियों का केंद्रीय विषय बनाया है। वहीं श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी में भी भ्रष्टाचार मुख्य विषय है। इसी दौरान जो नगरीय जीवन है उसका भी विकास शुरू हो गया। भारत में नगरों का विकास कहें कि आजादी से पूर्व शुरू हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता ने नगरीकरण और औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में
अपने आने वाली पीढ़ी को सुधारने की तलाश में गांव से शहर की ओर आने लगे, पलायन करने लगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर के कारण मध्यवर्गीय तबके की जो संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई। शिक्षा और रोजगार में स्त्रियों का दखल बढ़ा। उपभोक्तावाद की होड़ ने परिवार के ढांचे को भी प्रभावित किया। स्त्री पुरुष संबंध में भी बदलाव आए। आगे बढ़ने की होड़ में ये कहें कि मध्य वर्ग के भीतर एक तरह की हताशा और कुंठा, संतरास आदि को जन्म दे दिया। इससे जीवन मूल्य में भी परिवर्तन आया। संयुक्त परिवार अब बोझ की तरह जाना जाने लगा और एक नए तरह का जो व्यक्तिवाद है उसका उदय हुआ। अलगाव और एकाकीपन ने इस व्यक्तिवाद की नियति के रूप में अपनी स्थिति दिखाई और हमारे सामने आया। वह समाज और परिवार से अलग थलग पड़ गया। निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, ये जो कथाकार हैं उन्होंने व्यक्ति के इस एकाकीपन की पीड़ा को अपने कथा साहित्य में प्रमुखता दी है। स्वाधीनता के बाद आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसने स्त्री पुरुष के संबंधों को भी प्रभावित किया और पुनर्परिभाषित किया। नारी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के फलस्वरूप शिक्षित और नौकरी कर रही स्त्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में वे पुरुष की बराबरी करने लगी। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता ने पारिवारिक संबंधों का जो परंपरागत ढांचा है, कहें कि एक पितृसत्तात्मक ढांचा है, उसको तोड़ने का प्रयास किया। कथा साहित्य में स्वावलंबी स्त्री पात्रों का प्रवेश हुआ। स्वयं स्त्री कथाकारों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इन सब कारणों से स्त्री पुरुष संबंधों, दाम्पत्य जीवन और संतान पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण नए ढंग से हुआ। अब देखेंगे कि कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमता, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, ममता कालिया, ये जो लेखिकाएं हैं उन्होंने कथा साहित्य में स्त्री पक्ष को मजबूती से रखा। प्रेम, विवाह, सुचिता के नैतिक आग्रहों को केंद्र में रखकर इन लेखिकाओं ने ये जो पितृसत्ता है, पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें एक स्त्री की पीड़ा और उसके शोषण को अभिव्यक्त किया। पश्चिम के नारीवाद ने भी स्त्री रचनाकारों को प्रभावित किया। इससे हिंदी कथा साहित्य में एक नई कहानी का दौर प्रारंभ हुआ और स्त्री विमर्श की धमक सुनाई देने लगी, जो क्रमशः विकसित हुई। आपका बंटी, बादलों के घेरे में, यही सच है, त्रिशंकु, 55 खंबे, लाल दीवारें, मित्रों मरजानी, पीली आंधी, ये ऐसी रचनाएं हैं, इनमें समाज और परिवार को देखने का एक नया ढंग है। नगरीकरण ने जिस अजनबीपन या अकेलेपन को जन्म दिया, उससे कथा साहित्य में भोगे हुए यथार्थ और अनुभव की प्रामाणिकता के अंकन पर कहें कि बल दिया जाने लगा। बाद के दशकों में जिस स्त्री विमर्श, दलित विमर्श या आदिवासी विमर्श की शुरुआत हुई, उसके केंद्र में भी अनुभव की प्रामाणिकता है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक के केंद्र में व्यक्ति है तो दूसरे के केंद्र में समाज है। अगले वीडियो में हम भूमंडलीकरण के दौर में जो कथा साहित्य में परिवर्तन हुए हैं उस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।